अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पहली बार 1990 में वजीर आजम बने, मगर उन्हें 1993 में निकाला गया। फिर नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ 1997 में वजीर आजम बने, मगर 1999 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने उन्हें निकाला। इसके बाद 2013 में नवाज शरीफ एक बार फिर इक्तिदार में वापस आए, मगर 2017 में तीसरी मरतबा उन्हें एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ ने एक बार फिर वजीर आजम हाउस से निकाल दिया और 2018 में उन्हें इंतखाबात से बाहर करके बेटी समेत जेल में डाल दिया, ताहयात नाअहल कर दिया। और अब 2024 के इंतखाबात में नवाज शरीफ एक बार फिर वापसी की राह अपनी हमवार कर चुके हैं और उनके इलेक्शन लड़ने की राह में हाइल आखिरी कानूनी रुकावट भी दूर हो गई है। और यह सब बहुत तेजी से हो रहा है। 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी किया। उसी दिन नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली थी, जो अदालत ने मंजूर भी कर ली थी। और आज अल अजीजिया रेफरेंस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें केस में बरी कर दिया। आज समाअत के आगाज में नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि इस्तगासा के स्टार गवाह JIT के सरबराह वाजिद जिया ने एतराफ़ किया कि ज़ेर किफ़ालत होने से मुतालिक शवाहिद नहीं हैं। बेनामी की तारीफ से मुतालिक मुख्तलिफ अदालती फैसले मौजूद हैं। हमने ट्रायल कोर्ट के सामने भी एतराज़ात उठाए थे। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर इन्हिसार किया था। एक भी मुतफर्रिक दरख्वास्त साबित नहीं करती कि नवाज शरीफ इन असासों के मालिक हैं। ट्रायल कोर्ट ने जिन मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर इन्हिसार किया उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाया। प्रोसिक्यूशन ने आमदनी और असासों की कीमत बताना थी। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था कि जिनके नाम असासे हैं वो तो ज़ेर किफ़ालत हैं। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था कि बेनामी जायदाद बनाई गई। अगर सबूत नहीं दिया गया तो यह आमदनी से जायद असासों का केस ही नहीं बनता। कोई ऐसा केस नहीं जिसमें मिल्कियत का वाज़े और मंतकी सबूत ना होने पर मुल्जिम को सजा दी गई हो। इस्तगासा इस केस में एक भी सबूत ना ला सका। बारे सबूत मुल्जिम पर मुंतकिल नहीं हो सकता। इसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दायर किए गए। नैब रेफरेंसेस में तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने बेनामी असासों की तफ्तीश की। हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि अल अजीजिया केस में पहले बताएं कि कितने पैसे भेजे गए, कैसे भेजे गए, कब फैक्ट्री लगी, ये बताएं कि अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल कब बनी थी। कोई डॉक्यूमेंट है तो वो दिखाएं। बताएं कौन से शवाहिद हैं जिनसे आप इनका ताल्लुक केस से जोड़ रहे हैं। जायदादों की मालियत का तयन करने से मुताल्लिक कोई दस्तावेज तो होगी, रिकॉर्ड पर कोई सबूत तो होगा, कोई गवाह तो होगा। आप बताइए अल अजीजिया कब लगाई गई, इसका नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है। दलाइल में शवाहिद बताएं, फिर उनका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करें। आप मेरिट पर दलाइल ने, हम मेरिट पर सुन लेते हैं। आपने बताना है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से ये रकम सऊदी अरब भिजवाई गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वाजिद जिया ने तज्जिया किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वाजिद जिया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत साबित करने का कोई सबूत नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमारा केस ही वाजिद जिया के तज्जिए की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती, फोटोकॉपीज अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बन सकती हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ के बेटों के पास इतने जराए नहीं थे कि वो मिले लगा लेते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फिर सवाल किया कि यह बताएं कि नवाज शरीफ का ताल्लुक कैसे बनता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने फिर यही जवाब दिया कि यही बता रहा हूं कि नवाज शरीफ के बेटों के पास इतने जराए मौजूद ही नहीं थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फिर सवाल किया कि वाजिद जिया ने जो नतीजा अखज़ किया वो किन दस्तावेजात की बुनियाद पर किया गया, वो हमें दिखा दें। मगर नैब प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था। आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि 12 दिसंबर को नवाज शरीफ के बरी होने की उम्मीद है और आज ऐसा ही हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, जिंदगी में कभी ऐसा बहुत कुछ एक साथ उम्मीद के और प्लान के मुताबिक हुआ है आपके लिए जो अब हो रहा है? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो एक झूठे केसेस बनाए गए थे और इनमें जो है वो अल्लाह ताला ने
इंसाफ फराहम किया है मियाँ नवाज़ शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और ये इंसाफ जो है ये जैसे आप भी फरमा रहे हैं, आपको शायद ये लगता होगा कि जी ये बहुत जल्दी और फौरी हो रहा है, हमें तो इसको हासिल करते करते जो है वो 7 साल लगे हैं। और उन 7 सालों में जो है वो जलावतनी भी है 3.5-4 साल की, उसमें कैद भी है 1.5-2 साल की। तो ये यहाँ तक आते आते ये कोई इतनी आसानी से ये सारा कुछ नहीं हुआ। ये एक लंबी स्ट्रगल है, जद्दोजहद है जबर के ख़िलाफ़ और ऐसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने ये झूठे केसेस बनाए वो अपने अंजाम को पहुँची। और उसके बाद जो है ये रास्ता हमवार हुआ और अंजाम को कैसे पहुँची और क्या आपका इसकी दुआ जो है वो अल्लाह ताला से हमने हर लम्हा की है और हर लम्हा जो है इस अंजाम को जद्दोजहद के लिए साबित कदम रहे हैं। मगर अंजाम को वो शख्सियात कैसे पहुंची? जनरल फैज़ हमीद एक ज़बरदस्त रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, जनरल बाजवा भी ज़बरदस्त रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, साकिब निसार भी गुजार रहे हैं। एक मॉनिटरिंग जज लगाए गए थे जिनकी सरबराही में ये फैसले आए थे, उनसे कोई किसी ने सवाल नहीं किया कि आपकी मॉनिटरिंग में ये फैसले आए जो कि हाई कोर्ट रिवर्स कर रही है, वो मुल्क के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो कौन है जिसको के खिलाफ कुछ भी हुआ है या वो अपने अंजाम को पहुंचा है? देखें शाहज़े, मैं जो है वो किसी इंक्वायरी या किसी प्रोसेस के बगैर किसी को मुर्द इल्ज़ाम तो मैं नहीं ठहराऊँगा, लेकिन मामला ये है कि जो बंदा गलत करता है उसकी बाज़ औक़ात उसे वाज़े तौर पे सज़ा मिलती है और बाज़ औक़ात जो है वो उसका ज़मीर जो है वो उसे इतनी मलामत करता है, इतनी लान तान करता है उसके ऊपर कि शायद वो दूसरी सज़ा से जो दुनियावी तौर पे या अल्लाह के यहाँ किसी को मिलने उससे भी बड़ी सज़ा होती है। क्या वो लोग आज जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, गलत किया, सारी दुनिया उस वक्त कह रही थी कि गलत हो रहा है और आज जो है ये जब इंसाफ मिला है शरीफ फैमिली को या मियाँ नवाज़ शरीफ को, तो क्या उनके ज़मीर उन्हें मलामत नहीं कर रहे होंगे कि वो क्या करते रहे हैं? वो आज सामने आके किसी चीज़ को जो है वो फेस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जितना सुकून, जितना इत्मीनान आज मियाँ नवाज़ शरीफ को हासिल हुआ है या हुआ होगा, तो उससे ज़्यादा बड़ी लानत उन लोगों के ऊपर बरसी है और उनके ज़मीर के ऊपर बोझ है जिन्होंने नाहक ये केसेस बनाए और उसके बाद जो है वो सज़ाएँ दिलवाई। मगर साहब जिन्होंने दी सज़ाएँ, जो गलत किया गया उसको रिवर्स भी होना चाहिए, इसका रिवर्सल तेज़ी से ही होना चाहिए। मगर क्या ये बेहतर होगा कि 5-6-7 साल बाद इमरान खान भी और उनकी जमात के लोग भी इसी तरीके से आपकी तरह बैठकर कह रहे हों कि हमें तो 5 साल लगे ये इंसाफ लेने में, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही कम से कम अपने रवैये में लेवल प्लेइंग फील्ड दिखानी चाहिए, किसी के फैसले महफूज हो जाए, अनाउंस ना हो रहे हों, समात उस तरीके से ना हो रही हो, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा हो, तो आपका हक है कि आपको रिलीफ मिले क्योंकि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और वो फौरी तौर पर मिले। मगर यही बात 5-6 साल बाद इमरान खान कह रहे हों, ये तो मुनासिब नहीं होगा ना? देखिए, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने तौफीक दी कि हमने उसको फेस किया, हिम्मत की और अल्लाह ताला के इस वादे के ऊपर यकीन किया कि बिल आखिर जो है वो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और इंसाफ जो है वो बिल आखिर होके रहता है, हक सच ही जो है वो बिल आखिर फतेह याब होता है। तो हमें उसका नतीजा जो है वो मिला है और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। बाकी अगर किसी और के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसने अपना केस खुद साबित करना है, उसका केस मैंने साबित नहीं करना। और मुझे इस बात से तो कोई गर्ज नहीं है, हालांकि उन्होंने हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ की, जिस तरह से उन्होंने हमें जेलों में रखा है और आज वो जिस तरह से जेल में रह रहे हैं, कभी आपने सुना है हमारे मुँह से या कभी मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैं मालूम करके तो मैं इसकी सहूलतें और इसके जो है वहाँ से जो इसको सहूलतें मिली मैं उनको ख़त्म करता हूँ? कभी हमने इस बात का जिक्र किया है? हमने तो कभी जो है वो ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके ख़िलाफ़ अगर केसेस जो है वो गलत बने हैं, वो फेस करें, हौसला करें, सब्र के साथ फेस करें और अगर वो हक सच पे हुए तो उन्हें भी जो है वो
बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, मगर इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। मगर जो आपके साथ हुआ वो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए किया गया। अब जो आप ये तवक्को किए हुए हैं कि अब नवाज शरीफ साहब की राह से सारी रुकावटें हट गई हैं और अब वो अगले वज़ीर आज़म बनेंगे, अभी से ही जो ख्वाहिशात हैं वो ख़बरें बनना शुरू हो गई हैं, उन्हें ख़बरें बनाकर पेश किया जाना शुरू कर दिया गया है। फिर आपके कुछ इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि जी फरवरी में सर्दियां बहुत होती हैं, नई इंतखाबात हो पाएंगे। हालांकि 2008 में इंतखाबात हो चुके हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2 फरवरी में। तो कहीं जो ख्वाब है नवाज शरीफ साहब का या ख्वाहिश है आप लोगों की उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बनाने की, वो धरी की धरी तो नहीं रह जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक के बावजूद? नहीं शाहज़ेब, हमारी ना कोई ख्वाहिश है ना कोई हमारा ख्वाब है। मुल्क को जिस तरह से अच्छे भले चलते मुल्क को और लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारते 17-18 के हालात देखें, जिस तरह से इस मुल्क को तबाह किया गया, जिस तरह से एक ऐसे शख्स के सुपुर्द किया गया कि जिसने बैठा दिया इस माशरे का भी और इस मुल्क की इकॉनमी का भी, हमने तो उसे दुरुस्त करने की ज़िम्मेदारी लेते हुए, अपना फ़र्ज़ समझते हुए हमने ख़ुद को आवाम के सामने या कौम के सामने हमने वादा किया है, दावा किया है, अपने आप को पेश किया है 21 अक्टूबर को। बाकी उसमें अगर आवाम अपने वोट की ताकत से, इलेक्शन तो होने हैं ना, इलेक्शन अगर कोई कहता है कि जी मुलतवी होने चाहिए, हम तो नहीं कहते कि मुलतवी होने चाहिए। हम बिल्कुल इस बात के साथ खड़े हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन आकर होने ही होने हैं। ये 14 मई अगर 2023 को नहीं हुए तो ये 8 फरवरी 2024 को हो जाएंगे, लेकिन ये तो आकर होने हैं और होके रहने हैं और सियासी जमातों ने ही जो है वो इलेक्शन लड़ने हैं। सब और आपको पूरे मामला ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जो किया गया वो तो इसलिए किया गया ना कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था, इस फितने को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना था। हमारे साथ तो सारा कुछ इसलिए किया गया और मगर आपको अभी भी कन्विंस है कि उसके साथ हो रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, नहीं सुन लेना, जो उसके साथ हो रहा है वो हमने किया है, हमने तो नहीं किया। मगर तो उसका टूल नहीं बने, वो तो उसने खुद किया है। मगर आज साहब 8 फरवरी को आपको वाला मामला, ये 8 फरवरी को आपको इद्दत में निकाह करने वाला मामला, ये हमने किया है। मगर 8 फरवरी को आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, आपको यकीन है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे? जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस वादे पे कि ये पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी की डेट जो है वो इलेक्शन होंगे, मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। और ये खामखा की अफवाहें और खामखा कोई एक बात करता है तो उसको बात को जो है, इस बात के ऊपर भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है बाज़ हल्के जो है वो इस चीज़ को जो है वो बढ़ा चढ़ा के बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। हम तो भरपूर तैयारी में, आज भी सारा दिन जो है वो हमने बैठ के यही काम किया और कई दिनों से सुबह 9 बजे से लेकर आप यकीन करें कि रात 9-10 बजे तक जो है वो हम इलेक्शन वर्क के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। तो हमें यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रसनउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। आज 11 साल के बाद सदारती रेफरेंस पर समात हुई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल जिसे कहा जाता है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का दुरुस्त था या नहीं था। अदालत ने जियो न्यूज़ की कुछ इंटरव्यूज़ का हवाला दिया, उसकी कॉपीज़ मांगी हैं। हम बहुत सारे मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद। आज से 44 साल पहले पाकिस्तान की अदालतों ने मुल्क के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ौजी आमरीत के दौरान सज़ाए मौत सुनाई। बाद में इस फैसले के तहत उन्हें फांसी भी दे दी गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई इस सज़ाए मौत को आज तक अदालती कत्ल करार दिया जाता है। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने आसिफ अली जरदारी की तरफ से दायर करदा भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात की है और अदालती कार्रवाई देखने के लिए बाकायदा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कमरा अदालत में मौजूद थे और बिलावल भुट्टो ने इस केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने अदालत में वादे किया है कि उन्हें हिदायत मिली है कि हुकूमत इस रेफरेंस को चलाना चाहती है। इसके अलावा अहमद रजा कसूरी भी आज की समात में पेश हुए, जिनके वालिद के कत्ल के इल्जाम में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि इस केस में उन्हें भी सुना जाए। साथ ही अदालत ने इस केस की बराह रास्त नशरियात दिखाने की मंजूरी भी दे दी और इस केस में 9 अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर करने का फैसला करते हुए अदालत ने केस की मजीद समात जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है और कहा है कि जनवरी से सदारती रेफरेंस की समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। आज की समात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस से मुतालिक जियो न्यूज़ पर चलने वाले इंटरव्यूज़ का जिक्र भी हुआ और फिर अदालत ने जियो न्यूज़ के पास
जुल्फिकार अली भुट्टो केस से मुतालिक इंटरव्यूज और क्लिप्स का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उसके अपने ही माजी के मुतनाज़ फैसले से मुतालिक समाअत जारी है। एक ऐसा फैसला जिसके जरिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म के अदालती कत्ल में सहूलतकार का किरदार अदा किया, बल्कि अपनी साख पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, जिसका इजारा नहीं किया जा सकता। और इस केस में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने एक मुतनाज़ तरीन फैसला देने के लिए फौजी क़यादत के साथ जो समझौता किया था, उसके बाद से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद ज़वाल ही ज़वाल देखा और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक अदालती फैसले के खिलाफ जो रेफरेंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसे 12 साल पहले 2011 में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस के फैसले से मुतालिक अदालत की राय मांगी थी। इस रेफरेंस में बुनियादी तौर पर 5 सवाल उठाए गए थे, जिसमें पहला सवाल यह था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। दूसरा सवाल यह था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर लागू होगा, अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। रेफरेंस में उठाया गया तीसरा सवाल यह था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदाराना नहीं था। चौथा सवाल यह था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। और पांचवा सवाल यह था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात उनको सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे। इस रेफरेंस पर 11 नवंबर 2012 को आखिरी समाअत हुई थी और फिर 11 साल तक ये रेफरेंस किसी भी चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया। और अब इन सवालात पर मबनी रेफरेंस पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, मगर सवाल यह है कि वो कौन सा केस है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल की वजह बना और उस वक्त की हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने क्यों और कैसे इसमें सहूलतकारी का किरदार अदा किया। इसका जायजा लेते हैं। 1965 की पाक भारत जंग के बाद उस वक्त के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल अयूब से अपने रास्ते जुदा कर लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से अपनी एक जमात बनाई, जिसे अवाम में बहुत मकबूलियत मिली। पाकिस्तान में 1970 के इलेक्शन से पहले कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान अहमद रज़ा कसूरी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और लाहौर से पार्टी टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जीता। मगर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1972 में इक़्तिदार में आई तो पीपल्स पार्टी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नाराज़ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बन गया, जिसकी क़यादत अहमद रज़ा कसूरी कर रहे थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के नाक़िद बन गए। और फिर 11 नवंबर 1974 को अहमद रज़ा कसूरी अपने घर वालों के साथ लाहौर में शादमान कॉलोनी से मॉडल टाउन में वाक़ अपने घर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पर मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग हो जाती है और अहमद रज़ा कसूरी गाड़ी रोकने की बजाय सर नीचे करके उसे चलाते रहे। इसी दौरान अहमद रज़ा कसूरी के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी उनके कंधे पर आ गिरे, क्योंकि नवाब मोहम्मद अहमद खान के सर में गोलियां लग चुकी थीं और वो खून में लथपथ हो चुके थे। और फिर उनके बेटे तेज़ी के साथ गाड़ी लाहौर के यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ नवाब अहमद खान कसूरी का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। और इसी दौरान पुलिस एहलकार भी अस्पताल पहुँच जाते हैं और उस वक्त के इलाकाई SHO अब्दुल हई नियाज़ी अहमद रज़ा कसूरी से पूछते हैं कि आपको इस हमले के पीछे किस पर शक है। तो अहमद रज़ा कसूरी इस सवाल के जवाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम ले देते हैं। मुकदमा दर्ज करने की तफसीलात अहमद रज़ा कसूरी ने खुद एक इंटरव्यू में बताई। यानी खुद अहमद रज़ा कसूरी के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की इजाज़त से ही उनका नाम यानी मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम इस FIR में डाला गया। अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के कत्ल की इब्तिदाई तौर पर तहकीकात उस वक्त के DSP अब्दुल अहद कर रहे थे, लेकिन 1975 में जब उनका इंतकाल हो गया तो ये जिम्मेदारी स्पेशल ब्रांच के मोहम्मद वारिस को सौंप दी गई। फिर अक्टूबर 1975 में तहकीकाती अफसर मोहम्मद वारिस की सिफारिशात पर केस ये कहकर दाखिल दफ्तर कर दिया गया कि मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। फिर 5 जुलाई 1970 को फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और दावा किया कि वो 90 दिन के लिए आए हैं और 90 दिन में इलेक्शन करवा कर मुल्क में जमहूरियत बहाल कर देंगे। लेकिन ज़ियाउल हक अंदर ही अंदर एक अलग मनसूबा बंदी करके आए थे और उनकी ये मनसूबा बंदी रंग भी लाई। मार्शल लॉ के फौरी बाद अचानक अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के कत्ल से मुताल्लिक FIR पर तेज़ी से काम शुरू हो गया और फिर जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराने के 2 महीने बाद यानी सितंबर 1977 को 3 साल पुरानी FIR का सहारा लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के 10 दिन बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस KM समदानी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया और 3 दिन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दोबारा इसी केस में मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हुए और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में लाहौर हाई कोर्ट के जज मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। अहम बात यह है कि मौलवी मुश्ताक, जिनका ताल्लुक जनरल ज़िया के
आबाई शहर जालंधर से था, उनकी ख्वाहिश के बावजूद उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत में लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था और इसी वजह से वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नाराज़ थे। लेकिन ज़िया उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर जैसे ही 3 साल पुरानी FIR पर उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई तो जनरल ज़िया ने मौलवी मुश्ताक हुसैन के ज़ाती इनात का फ़ायदा उठाकर उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। इसी दौरान अहमद रज़ा कसूरी, जिन्होंने लाहौर की सेशन अदालत में अपने वालिद के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुलजिम के तौर पर नामजद किया था, लेकिन जैसे ही इस केस में शहादतें रिकॉर्ड होना शुरू हो गई तो अहमद रज़ा कसूरी ने मुलजिम के ताकतवर होने की बुनियाद पर यह मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी और फिर हुकूमती प्रोसिक्यूटर ने इसकी सारी जिम्मेदारी खुद ले ली और ये केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया, जहाँ के चीफ जस्टिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इनाद रखने वाले मौलवी मुश्ताक थे। मौलवी मुश्ताक ने इस केस में 5 रुकनी बेंच बना दिया, जिसने कत्ल के केस में बाकायदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल भी शुरू कर दिया और इस्तगासा ने इस केस में 41 गवाहान को पेश किया और यह मुल्क की अदालती तारीख का गालिबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल मसूद महमूद और दीगर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ गवाही दे दी, जिसके बाद 2 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की हैसियत से इस केस की कार्रवाई मुकम्मल की और 18 मार्च 1978 को सुबह 8 बजे चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जस्टिस ज़कीउद्दीन, जस्टिस गुलबाज खान, जस्टिस MH कुरैशी और जस्टिस आफ्ताब हुसैन ने मुत्तफ़िका तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के कत्ल केस में सज़ाए मौत सुना दी और 400 सफ़ात पर मबनी यह फैसला जस्टिस आफ्ताब हुसैन ने तहरीर किया था और बाकी जजेस ने इस फैसले से इत्तफ़ाक़ किया था। फैसले में करार दिया गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस केस में साजिशी थे, जिन्होंने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को अपनी सियासी मुखालिफिन से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया, जहां मई 1978 में 9 जजेस के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। वो 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस अनवारुल हक समेत जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस अब्दुल हलीम, जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस गुलाम सफदर शाह, जस्टिस करम इलाही, जस्टिस वहीदुद्दीन और जस्टिस कैसर खान पर मुश्तमिल था। मगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनवारुल हक, जो ज़िया उल हक के करीब समझे जाते थे, उन्होंने केस की समाअत जुलाई 1978 तक मुलतवी कर दी, क्योंकि तासुर यह था कि इस 9 रुकनी बेंच में से 5 जजेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए जाने वाले सजाए मौत के फैसले के खिलाफ हैं, जिसमें जस्टिस कैसर खान और जस्टिस वहीदुद्दीन भी शामिल थे। मगर जैसे ही दोबारा इस केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस कैसर खान रिटायर हो चुके थे और जस्टिस वहीदुद्दीन बीमार पड़ गए थे और अब तक ये तनाज़ा बरकरार है कि जस्टिस वहीदुद्दीन क्या वाकई में बीमार हुए थे या जनरल ज़िया ने उन्हें इस केस से अलहदा होने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे। बहरहाल इन दोनों जजेस की अदम मौजूदगी में 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के तनासुब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरिम करार दे दिया और उनकी सजाए मौत बरकरार रखी। अक्सरियती जजेस में जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस करम इलाही, जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस मोहम्मद अकरम शामिल थे, जबकि फैसले से इख्तलाफ करने वाले जजेस में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस गुलाम सफदर शाह और जस्टिस मोहम्मद अलीम शामिल थे। फैसले के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खानदान के पास फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए सिर्फ 7 दिन थे और फिर उन्होंने नज़रसानी दायर की और फिर 24 मार्च को ये नज़रसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई और 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी के सेंट्रल जेल में फांसी भी दे दी गई और उनकी तदफीन बाद में उनके गांव घड़ी खुदाबख्श में कर दी गई। और ज़िया उल हक, जो जमहूरियत को बहाल करने के नाम पर आए थे और जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन कराने का दावा किया था, उन्होंने 10 साल तक पाकिस्तान पर आमराना हुकूमत की और मुल्क को आमरियत, मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ धकेल दिया। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के काफ़ी साल बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत मुख्तलिफ अहदेदारों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में ज़्यादती की निशानदही की, जिससे वाज़ेह हो गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल सिर्फ ज़िया उल हक की आमरियत को आगे बढ़ाने के लिए था। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी बरकरार रखने का फैसला दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जियो न्यूज़ के मेज़बान इफ्तिखार अहमद को इंटरव्यू देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दुश्मन थे। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अगर वो इख्तलाफी नोट लिख देते तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान बच जाती और इसका उन्हें बहुत अफसोस रहा। इस इंटरव्यू में जस्टिस नसीम हसन शाह ने यह भी तस्लीम किया कि नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान इतने बहादुर नहीं होते। जबकि जस्टिस दुराब पटेल, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले से इख्तलाफ किया था, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में क्या क्या किया गया, कैसे वादा माफ गवाह बनाए गए, कैसे कानून को तोड़ मरोड़ कर उसका इस्तेमाल किया गया। और ये भी बताया कि जस्टिस वहीदुद्दीन जो बीमार हो गए थे, वो इस केस में उनसे मशवरा करते थे और वो भी सज़ा के इख्तलाफी फैसले पर दस्तखत करने वाले थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बयान थे। मगर रावलपिंडी की जिस जेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैद किया गया था, वहाँ ISI के एक कर्नल रफ़ीउद्दीन को तैनात किया गया था और उनकी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी कि भुट्टो केस के दीगर मुल्जिमान से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो अपने बयान से पीछे ना हटें और एक दिन उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, जिसका एतराफ़ खुद कर्नल रफ़ीउद्दीन ने किया। कर्नल रफ़ीउद्दीन ने यह भी एतराफ़ किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सेल को इस तरह बक किया गया था कि कागज़ के फड़फड़ाने की आवाज़ भी सुन ली जाती थी।
इसके अलावा कर्नल रफ़ीउद्दीन ने बताया कि उन्हें ये हुक्म मिला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा करने का हुक्म दे भी दे तो भी उन्हें जेल से रिहा नहीं करना। इसके अलावा मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब एक तकरीब के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुतालिक बात कर चुके हैं और ये मौका अख्तियार कर चुके हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब जजेस कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव था। क्या दबाव की वजह से किसी की जान ले लेंगे? How it saddened me, it brought tears to my eyes when a Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan said that there was pressure on me, and he said that on television, public television, by General Ziaul Haq to do this judgment in the Zulfikar Ali Bhutto case. Do you hang? Do you take away a person's life because of pressure? If you couldn't handle it, a resignation letter would have sufficed. Let us learn from our own history. इसके अलावा पाकिस्तान के मुमताज़ शायर अहमद फराज ने पीटीपी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मार्शल लॉ से पहले ज़ियाउल हक ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत तारीफ़ें की, मगर अगले ही हफ्ते उनकी हुकूमत गिरा दी। इसके अलावा जनरल फैज़ अली चिश्ती जो 1977 में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के लिए रास्ता हमवार कर रहे थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये तस्लीम किया कि मार्शल लॉ से एक दिन पहले यानी 4 जुलाई तक हुक्म था कि वज़ीर आज़म के घर तक कोई ना पहुँचे और 5 जुलाई तक जब मार्शल लॉ लगा तो हुक्म मिला कि वज़ीर आज़म के घर से बाहर कोई ना निकले। और इस सब के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालत के ज़रिए कत्ल करा दिया, फांसी दिलवा दी। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो उससे पहले उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो की उनसे एक मुलाकात हुई थी, जिसकी तफसीलात बाद में ख़ुद उन्होंने बताई। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर क्या फ़ैसला करती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। कल जैसे जातुल हसन का ख़त सामने आया था, आज फाइज़ा साहब का जवाब सामने आ गया है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बेंचेस की तश्कील के मामले पर जजेस कमेटी के अरकान इख्तिलाफ का इजहार कर रहे हैं। कल जस्टिस एजाजुल हसन ने बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा था और उसके साथ 17 नवंबर को चीफ जस्टिस काजी फायज़ा को लिखे गए इसी तर्ज के एक और खत को भी मुंसलिक किया था, जिस पर आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ा का 18 नवंबर को जस्टिस एजाजुल हसन को लिखा गया जवाबी खत सामने आ गया है। और इस खत के मुताबिक मुझे आपका 17 नवंबर का खत मौसूल करके मायूसी हुई, जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत बनने वाली कमेटी के काम के बारे में लिखा था। आपने इल्ज़ाम लगाया कि बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक आपसे मशवरा नहीं किया गया। मेरे दरवाजे अपने तमाम कुलीग्स के लिए हमेशा खुले हैं। मैं इंटरकॉम और सेल फोन पर दस्तियाब होता हूं, मगर हैरानकुन तौर पर आपने ना ही इंटरकॉम पर और ना ही फ़ोन कॉल पर मुझे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आपका खत मौसूल होने के फौरी बाद मैंने आपको इंटरकॉम पर कॉल की थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने अपने स्टाफ से कहा कि वो आपके दफ्तर से रब्ता करें, जिस पर मुझे मालूम हुआ कि आप जुम्मे की दोपहर को काम का वक्त खत्म होने से पहले ही लाहौर के लिए निकल गए हैं। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन काम करने की नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा ने मजीद लिखा कि एक जज की बुनियादी और पहली जिम्मेदारी अदालती काम देखना होता है, इसलिए मैंने पहले कमेटी की मीटिंग उस दिन पास होने वाले तमाम ऑर्डर्स की तहरीर, उनका मुताले और दस्तखत के बाद रखी थी और ये जुमे का दिन ही बनता था। लेकिन आपकी दरख्वास्त के बाद कमेटी मीटिंग्स जुमेरात को रखी गई, जिसे अब मैं गलती समझता हूँ। अगर मुझे आपसे या जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुशावरत ना करनी होती तो क्या मैं मुशावरत के मरहले को सपोर्ट करता या इसको मानता और अपने ऊपर मुशावरत का ये मरहला मुसल्लत करता, जबकि एक बेंच जिसका आप हिस्सा थे, आपने इस कानून पर अमल दरामद को मुअत्तल कर दिया था। मैं आपको 18 सितंबर को अपना दफ्तर संभालने के बाद दस्तखत किया गया सबसे पहला ऑर्डर याद करवाता हूं, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तनाजुर में पेश आने वाले चैलेंजेस का जिक्र किया और क्योंकि इस मामले का फैसला ज़ेर इल्तवा है तो वो अपने 2 सीनियर साथियों जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन के साथ बेंच की तश्कील और केसेस फिक्स करने के हवाले से मुशावरत करेंगे, जिसकी इन दोनों जजेस ने हामी भी भरी। जैसे काजी फायज़ा के खत के मुताबिक कमेटी के इजलासों में हमने जो फैसला किया है, अगर मैं उसकी पाबंदी नहीं करना चाहता तो क्या मैं इन इजलासों के फैसलों के मिनट्स रिकॉर्ड करवाऊंगा और फिर क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करवाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपके बिला जवाब इल्जामात का जवाब दूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कमेटी का पहला इजलास आपकी अदम दस्तियाबी की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। दूसरा इजलास इसलिए नहीं हो सका कि आप हांगकांग में कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। फिर अगली जुमेरात यानी 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया गया और गुज़िश्ता जुमेरात यानी 16 नवंबर को हमारे साथी की तबीयत खराब होने की वजह से कमेटी का इजलास नहीं हो सका और आपने इस पर रजामंदी जाहिर कर दी थी कि इजलास को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाए। जैसे काजी फायज़ा ने अपने जवाब में मज़ीद लिखा है कि अपनी तरफ से मैं पूरी तरह दस्तियाब रहा हूँ, कभी भी मीटिंग इस वजह से मुलतवी नहीं की कि उसे अटेंड करना मेरे लिए मुश्किल होगा और मैं हमेशा अपने साथियों को साथ लेकर चला हूँ। चीफ जस्टिस के खत के मुताबिक जहां तक ताज़ा अदालती रोस्टर जारी करने का मामला है
तो वो ज़रूरी हो गया था क्योंकि कुछ जजेस दस्तियाब नहीं थे। आप और जस्टिस याया अफरीदी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए हांगकांग में थे, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेटी की शादी के सिलसिले में छुट्टी ले ली थी और फिर वो बीमार हो गए थे, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जुमे के दिन काम के लिए कभी दस्तियाब ही नहीं हुए हैं, लेकिन आखिरी वक्त में अपनी अदम दस्तियाबी से मुतालिक रजिस्ट्रार को आगाह कर देते हैं। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी आपके साथ एक बेंच के रुकन थे, लेकिन बेंच बनने के बाद आपने मुझे बताया कि क्योंकि उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है इसलिए आप उनके साथ नहीं बैठना चाहेंगे। जैसे काजी फाइसा के जवाबी खत के मुताबिक बेंचेस की तश्कील ये जाहिर कर रही है कि हर जज के साथ एक जैसा और इज्जत वाला सलूक किया जाता है और मखसूस केसेस सुनने के लिए या जजेस को शामिल करने या अलग करने की गर्ज से स्पेशल बेंचेस नहीं बनाए जाते। आपके इल्ज़ामात रिकॉर्ड और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। इसके बावजूद अगर आपके पास बेंचेस की दोबारा तश्कील से मुतालिक किसी तरह की तजावीज़ हैं तो मेहरबानी करके सामने रखें। मैं इस हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद से सुप्रीम कोर्ट में ही मुझे ज्वाइन करने की दरख्वास्त करके कमेटी की एक मीटिंग बुला लूंगा और आप सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शरीक हो जाएं। बात यह है कि 17 नवंबर को लिखे गए जस्टिस एजाजुल हसन के खत का जवाब तो सामने आ गया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक खत लिखा था और उसमें बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ात उठाए थे, मगर अब तक इसका जवाब सामने नहीं आया है। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।